हम डेथ को स्पिरिचुअली किस तरह से समझ सकते हैं? डेथ एक बहुत ही बड़ी रियलिटी है और डेथ एंड नहीं है। स्पिरिचुअली हम डेथ को ऐसे देख सकते हैं कि ये अंत नहीं है। लोग बहुत रोते हैं, बहुत ग्रीफ में होते हैं कि अब ये इंसान चला गया, दिस इज द एंड। भागवत में भी लिखा है, श्री कृष्ण ने भी कहा है, आत्मा अमर है, दैट डेथ इज नॉट द एंड, इट्स जस्ट अ पॉज। बहुत बार ऐसा होता है कि उनके लव्ड वंस अब नहीं रहे और उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं। हम डेथ को समझ सकते हैं स्पिरिचुअलिटी के थ्रू और कनेक्ट कर सकते हैं किसी सोल को मीडियमशिप के थ्रू। मीडियमशिप एक ऐसी आर्ट है जिससे हम, अगर कोई डिपार्ट हो जाता है अर्थ से, इस पृथ्वी से चला जाता है, उसकी सोल से, उसकी आत्मा से बात कर सकते हैं। अब जिन लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है अचानक से, जिनकी डेथ हो जाती है, उनका सोल प्लान कैसा रहता है? तो जब किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, उस इंसान का सोल प्लान अगर अधूरा रह गया है, तो इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। एज अ मीडियम आपसे उन्होंने बात करा, उनको अच्छा फील हुआ, चलो उस मोमेंट पे ठीक लगा, वापस गए, फिर कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ, बहुत ये चीज़ें बार बार आती हैं, कभी ख़त्म तो होते नहीं हैं। तो इस सिनेरियो में क्या आप बताते हैं? देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप खुद सीख लीजिए अपने लव्ड वन से कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। अच्छा। आप एक मीडियम के पास कितनी बार जाएंगे? सो ऑटोमेटिक राइटिंग से हम ये सारी चीज़ें अपने आप सीख सकते हैं। वी कैन बी स्पिरिचुअली सफिशिएंट। तो क्या ये कोई भी सीख सकता है या इसके लिए कुछ पहले से? ये कोई भी सीख सकता है, आपकी इंटेंट होनी चाहिए। पितृदोष, तो उसकी पूजा करवाते हैं, क्या ये भी फैमिली के सोल प्लान से कनेक्टेड होता है? पितृदोष तो डेफिनेटली फैमिली के सोल प्लान से कनेक्टेड होता है और इसका सोल्यूशन भी। डर हर इंसान में कहीं ना कहीं रहता ही है, वो अंदर से इंसान के आता है। तो जब इंसान काफ़ी डरता है, काफ़ी सहमा हुआ रहता है, उसके दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि यार, इस डर की वजह कहीं ये तो नहीं कि मेरा वक्त इस संसार में ख़त्म हो गया है, शायद आई एम नियरिंग माई डेथ, शायद अब इसके बाद कुछ नहीं बचा मेरी ज़िंदगी में। ऐसे बहुत से सवाल बार बार आते हैं और डेथ रिलेटेड सवाल तो सबसे ज़्यादा आते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम इग्नोर करने की कोशिश तो करते हैं, बट डेथ इज़ इनएविटेबल। और बार बार इंसान ना चाह के भी इसके बारे में सोचता है। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। मैं हूं शिवम वशिष्ठ और मेरे साथ डेथ एक्सपर्ट द मास्टर डॉक्टर मनमीत कुमार। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस योर। मैम, जैसा मैंने बताया कि डेथ एक इनएविटेबल ट्रुथ है और उसी के अराउंड आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा और ज़्यादा जानना चाहूँगा इसके बारे में। मैं अगर सबसे पहले पूछना चाहूँ, हम डेथ को स्पिरिचुअली किस तरह से समझ सकते हैं? डेथ एक बहुत ही बड़ी रियलिटी है और डेथ एंड नहीं है। स्पिरिचुअली हम डेथ को ऐसे देख सकते हैं कि ये अंत नहीं है। लोग बहुत रोते हैं, बहुत ग्रीफ में होते हैं कि अब ये इंसान चला गया, दिस इज द एंड। पर स्पिरिचुअलिटी कहती है कि डेथ एंड नहीं है। भागवत में भी लिखा है, श्री कृष्ण ने भी कहा है, आत्मा अमर है। तो अगर आत्मा अमर है तो वो केवल अपना भेष बदल रही है, बट क्योंकि वो व्यक्ति हमें दिखाई नहीं देता, हमारे घर में रहता था, अब वो नहीं रहा, ये अपने में एक बहुत पेनफुल बात है। पर स्पिरिचुअलिटी कहती है दैट डेथ इज नॉट द एंड, इट्स जस्ट अ पॉज। ओके, तो आपने जैसा कहा कि डेथ इज़ अ पॉज, वहाँ समझ आया। कुछ लोगों के जब लव्ड वंस, बहुत बार ऐसा होता है कि उनके लव्ड वंस अब नहीं रहे और वो उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं, मतलब वो चाहते हैं, उनको लगता है कि यार मैं इनसे बात करना चाहता हूँ या कोई ना कोई चीज़ अधूरी रह गई है। तो उस केस में वो किस तरह से आप उनको हेल्प करते हैं या क्या होता है टू अंडरस्टैंड दिस डेथ, और स्पिरिचुअलिटी का इसमें कैसे कनेक्शन है? हम डेथ को समझ सकते हैं स्पिरिचुअलिटी के थ्रू और कनेक्ट कर सकते हैं किसी सोल को मीडियमशिप के थ्रू। मीडियमशिप एक ऐसी आर्ट है जिससे हम, अगर कोई डिपार्ट हो जाता है अर्थ से, इस पृथ्वी से चला जाता है, उसकी सोल से, उसकी आत्मा से बात कर सकते हैं। मीडियमशिप काफ़ी पुरानी आर्ट है, पहले भी की जाती थी, अब भी की जाती है। मीडियम्स इसको 3 तरीके से करते हैं। एक तो आत्मा उनके अंदर आके बोले, जिसको हम फिजिकल मीडियमशिप कहते हैं। एक कि वो आत्मा से बात कर रहे हैं
पर आत्मा उनके अंदर नहीं है, उनको आत्मा वैसे ही दिख रही है जैसे आप और मैं एक दूसरे को जी देख जी सकते जी। हैं। और एक है कि उनके माइंड में कुछ इंप्रेशंस आते हैं, मेंटल मीडियमशिप। उनके माइंड में कोई आवाज़ आती है या किसी तरीके से उनसे कनेक्ट करती है स्पिरिट, और ओके ये एक गिफ्ट होता है। तो गिफ्ट जिनमें होता है उनमें तो बहुत ही बचपन से होता है, और जिनमें नहीं होता तो ये सीखा जा सकता है। ओके ऐसा बहुत केसेस होते हैं जहाँ पे पिछले जन्म से लोग ये काम को आधा अधूरा छोड़ के आए होते हैं, और इस जन्म में उनको इंटरेस्ट तो होता है पर डर बहुत लगता है। तो ऐसे केसेस में भी वो लोग मीडियमशिप सीख सकते हैं। तो मीडियमशिप एक ऐसी आर्ट है जिससे हम उस आत्मा से बात बात कर कर सकते सकते हैं। हैं, बिल्कुल मैम। क्या वो लव्ड वंस कोई साइन देते हैं कि हमारे को कि वो चाहते हैं कि आप उनके साथ कनेक्ट करें, ऐसा कोई साइन देते हैं वो फैमिली को, अगर फैमिली आपके पास आती है, फैमिली कहती हाँ, है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने आपका फेसबुक का पेज सडनली देख लिया, आपका ओह यूट्यूब अच्छा। का वीडियो सडनली आ गया। तो जब सोल आती है तो मैं उनको कहती हूँ कि मैं नहीं जानती आपकी फैमिली कहाँ है, अगर आपको मेरे थ्रू कनेक्ट करना है तो आप उनको दिखाइए, मेरा अच्छा। पेज दिखाइए, मेरा चैनल दिखाइए। और ऐसे ही सब मीडियम्स के साथ होता है, सिर्फ मेरे साथ नहीं, सब मीडियम्स के साथ होता है। इसके अलावा भी आत्मा हमें कनेक्शन के लिए साइंस देती है, जैसे कि वो हमारे ड्रीम्स में आते हैं, हमें कभी अपने एंसेस्टर्स या लव्ड वंस दिखाई देते हैं और हमें उनकी बहुत याद आती है, या कभी उनकी पिक्चर से हार में से फूल गिर जाता है, या जब कोई आप बहुत डीपली कनेक्ट कर रहे हो विद योर मदर और फादर हु इज़ नो लॉन्गर हियर, तो आपको अचानक से एक फ्रेग्रेंस आएगी रूम में। अच्छा ओके। और कई लोग तो ये कहते हैं कि ये परफ्यूम मेरी मदर लगाती थी। ओ। और तो ये जो साइंस हैं हम्म। ये एक फैमिली को दिखाई देते हैं। ओके। अब जब आपने फैमिली की यहाँ पे बात की है, जब फैमिली बहुत ग्रीव कर रही होती है, क्या उस मोमेंट पर वो डिपार्टेड लव्ड वन को भी वो फीलिंग महसूस हो रही होती है कि फैमिली ऐसा फील कर रही है? डिपेंड करता है, क्योंकि सोल की जो जर्नी होती है, सोल पहले जाती है लाइट के अंदर। जब हमारी डेथ होती है हमें एक स्प्लिट सेकंड की चॉइस मिलती है, ओके हम सीधा आगे जाना चाहते हैं या हम अर्थ पे ही रहना चाहते हैं। ओके। बहुत सारे सोल्स लाइट चूज करते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि लाइट में आगे जाके फिर आगे जाके उनका एक पुनर्जन्म होगा। जी। इनफैक्ट ऐसा भी कहते हैं कि जब कोई मरने वाला होता है, और जिन लोगों के नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं जैसे कि मेरे, जब आत्मा बॉडी से निकल जाती है तो बहुत ही फ्री फील होता है और ऐसे लगता है कि अब हम घर जाने वाले हैं। अच्छा। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक जैसे स्कूल की छुट्टी हो जाती है और हमें लगता है कि हमें घर जाना है। तो जिस शरीर से हम इतना प्यार करते हैं, जिसको हम इतना संभाल के रखने की कोशिश करते हैं, डरते रहते हैं कि डेथ होगी, डेथ होते ही हम बहुत खुश होते हैं। अच्छा। हमें लगता है कि हम यहाँ से निकल गए, ओके। बॉडी से निकल जाते हैं। लेकिन जब उनके घर वाले काफ़ी रो रहे होते हैं, और पहले 13 दिन, ऐसे कहा जाता है कि पहले 13 दिन में जब घर वाले बहुत रो रहे होते हैं, ग्रीफ में होते हैं, तो वो सोल उनकी ग्रीफ को देख रहा होता है। ओके। और कई बार बाद में भी सोल्स विजिट करती हैं और देखती हैं कि हमारी फैमिली ग्रीफ में है। मेरी एक क्लाइंट है जो 32 इयर्स की है, उसके फादर की डेथ 28 में हुई थी, मदर की डेथ पहले ही हो गई थी। शी वर्क्स इन अ वेरी गुड कॉर्पोरेट। ओके। और वो जब मेरे पास आई थी तो उनका ये कहना था कि मैं अपने फादर की डेथ को ओवरकम ही नहीं कर पा रही हूँ। तो उनको लगता था कि उनके फादर रोज़ सपने में आते भी थे और उनको लगता था कि वो उनके साथ ही उस घर में रहते हैं। तो जब मैंने सोल से कनेक्ट किया तो मुझे पता चला कि वो फादर की अटैचमेंट इतनी थी बच्चे के साथ, और बच्चे की भी इतनी थी फादर के साथ, कि वो दोनों एक दूसरे को छोड़ ही नहीं पा रहे थे। ओह अच्छा। बट इट वॉज वेरी अनहेल्दी फॉर द फादर, ट्रू। क्योंकि वो अब सोल के रूप में घूम रहे हैं। ऐसे सोल्स को तांत्रिक बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। ओह अच्छा। हाँ, कोई ना कोई प्रॉमिस देके उनको कैच कर लेते हैं। तो बेटर होता है, मीडियमशिप सेशन का एक काफ़ी एम ये रहता है कि हम उस सोल को रिलीज़ करें। ओके। तो हमने वो रिलीज़ किया उनकी सोल को, एंड आफ्टर 5 to 6 डेज उनको लगा कि अब थिंग्स आर बेटर, अब उनको रोज़ सपने भी नहीं आते थे। नहीं आते थे। तो फैमिली का ग्रीफ देखती है, आत्मा फैमिली का ग्रीफ देखती है। ओके। ये भी मतलब समथिंग टू ऑफ कोर्स थिंक अबाउट। क्या मैम डेथ की डेट किस्मत में पहले से लिखी होती है?
तो यहाँ पे ना 3 एग्जिट पॉइंट्स होते हैं। जैसे हम हाईवे पे होते हैं तो हम कहते हैं ना एग्जिट 10 ले लो, नहीं जी, छूट जी, गया जी। तो एग्जिट 14 ले लेना। जी। तो डेथ के भी 3 एग्जिट पॉइंट्स होते हैं। वो एग्जिट पॉइंट्स एग्जैक्टली नहीं लिखे होते, पर एक आध दिन पहले ऐसा एक टाइम होता है। और अगर आप इसको एस्ट्रोलॉजी के चार्ट में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उसमें कौन कौन से प्लैनेट्स पास में आ रहे हैं। अच्छा। शनि आ रहा है, केतु के साथ आ रहा है, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में, या उनके मारक ग्रह जो होंगे वो उस समय एक्टिवेटेड होंगे। ओके। मंगल एक्टिवेटेड है तो डेथ से हो, एक्सीडेंट से हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो एग्जैक्टली आपकी इसी दिन डेथ हो जाएगी। लेट्स से 7 सितंबर 1969 को आप पैदा हुए और 10 दिसंबर 19 या 2025 को आपकी डेथ हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। तीनों एग्जिट पॉइंट्स जो होते हैं वो डिफाइंड होते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं अरे वो मरता मरता बचा, इसका अच्छा, मतलब वो हाँ। एग्जिट पॉइंट चला गया, अच्छा, वो वाला बैरियर वो क्रॉस हो वाला। गया। लेकिन जब आप थर्ड एग्जिट पॉइंट पे आ जाते हैं उस समय डेथ फिर होनी ही है। ओके, तो ये लिखा है मतलब ये कहीं ना लिखा कहीं। होता है, हाँ, ये लिखा होता है। ओके, और जिन लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है अचानक से, जिनकी डेथ हो जाती है, उनका सोल प्लान कैसा रहता है फिर? हाँ, देखिए, सोल प्लान एक चीज़ होती है जो हम शुरू में प्री बर्थ प्लान जिसको कहते हैं, राइट। कि आप अपना आपके इस जीवन में क्या क्या घटित होगा, आप क्या क्या करेंगे, कैसी मुश्किलें आपको आएंगी, कैसे लेसन्स आप सीखेंगे, ये सब हम प्री बर्थ प्लान में सोच के आए होते हैं। ओके। तो जब किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, उस इंसान का सोल प्लान अगर अधूरा रह गया है तो इसके 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक, वो प्रेत योनि में जा सकता है ये सोच के कि मेरा काम अधूरा रह गया, मुझे यहाँ से नहीं जाना। यहाँ पे मीडियमशिप इसलिए काम आता है बिकॉज हम उसको समझाते हैं कि चाहे रह गया हो, आप अगले जन्म में ले जाइएगा। जी। और दूसरा ये होता है कि वो अधूरे कर्म, वो अधूरा पर्पस, वो अगले जन्म में जब लेकर जाता है। इसीलिए भी बहुत सैड होता है किसी की अकाल मृत्यु हो गई कि उसका अगला जन्म बहुत भारी होगा, क्योंकि उसके अगले जन्म के जो लेसन्स होंगे वो तो होंगे ही, लेकिन इस जन्म के भी जो लेसन्स हैं जो पूरे नहीं हो सके वो भी आगे जाएंगे। अरे ओके, तो इस तरह से सोल प्लान कनेक्टेड रहता है। जी। ओके मैम। अभी कई बार ऐसा भी होता है, स्पिरिट अपनी फैमिली को कई चीज़ों के लिए आफ्टर डेड गॉन, उसके बाद अपनी फैमिली को कहीं ना कहीं किसी चीज़ के लिए ब्लेम करते हैं कि मैं और जीना चाहता था, आपने शायद वेंटिलेटर को हटा दिया, मैं भी और लाइफ देखना चाहता था। तो ऐसी सिचुएशंस में किस तरह से गाइड करते हैं आप फैमिली को या सोल को? क्या, व्हाट इज़ द प्लान? देखिए, वेंटिलेटर पे तो फ्रैंकली स्पीकिंग हमें किसी को नहीं डालना चाहिए। ओके। हर सोल जो वेंटिलेटर में जाती है वो आके यही कहती है कि मुझे वेंटिलेटर पे नहीं जाना था। हमें अच्छा। वेंटिलेटर पे नहीं डालना चाहिए अपनी फैमिली को। और अगर डिसीजन लेना पड़े, जैसे बहुत लोग मुझसे आके पूछते हैं मैम वेंटिलेटर पे चले गए हैं, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि घर ले जाएं, जी। तो ऐसे में अब हम क्या करें? एज अ फैमिली हम क्या डिसीजन लें? लेकिन ये डिसीजन बहुत कार्मिक होता है। तो इस डिसीजन में कोई भी हीलर, कोई भी स्पिरिचुअल कोच आपको ये नहीं बोलेगा कि आपको क्या करना चाहिए। वो आपको यही समझाएंगे कि क्योंकि ये कार्मिक है, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। क्योंकि हर इंसान जो आता है उसका एक फैमिली कर्मा भी होता है, सिर्फ इंडिविजुअल कर्मा नहीं होता। तो ऐसे में हमें कभी किसी को ये नहीं कहना चाहिए। सोल्स यूजुअली ब्लेम नहीं करती, ये फैमिली को लगता है, फैमिली गिल्ट में रह जाती है। और मेरे पास आके लोग कहते हैं कि अगर हमने इनको वेंटिलेटर पे डाला होता तो ऐसा होता, या अगर हमने इनको हॉस्पिटल चेंज कर दिया होता तो ऐसा होता, या अगर हमने ये पहले ही डायग्नोस कर लिया होता। सो बेसिकली इंसान डेथ पे कंट्रोल चाहता है। अच्छा। इंसान चाहता है कि वो किसी तरीके से आउटकम को बदल ले, लेकिन ये पॉसिबिलिटी कभी होती नहीं है क्योंकि वहाँ पे डिवाइन एग्जिट पॉइंट्स भगवान ने पहले से ही दिए हुए हैं। तो फैमिली अगर आती है और उनको लगता है कि उनको कोई डिसीजन लेना है, यूजुअली हम लोग यही कहते हैं कि आप खुद डिसीजन लीजिए। दूसरी बात, स्पिरिट कभी ब्लेम नहीं करती। स्पिरिट को पता होता है कि ये मेरा एग्जिट पॉइंट है। आप देखेंगे कि डेथ से कुछ महीने पहले कुछ लोग, या किसी एक दिवाली पे कुछ लोग कहते हैं कि सब लोग आ जाओ, मिल के आ जाओ, क्या पता अगली दिवाली पे क्या हो ना। दिस मे नॉट हैव एनी मीनिंग फॉर अदर्स, लेकिन बाद में जब वो मर जाता है तब कहते हैं अरे वो ऐसा भी कहता वो था। कह रहे थे, हाँ। तो एक लेवल पे सोल की कॉन्शियसनेस में ये चीज़ होती है।
थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे को इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है। मैं आगे डेथ और सोल प्लान पे थोड़ा और जानना चाहता हूँ। अब जब एक इंसान का जिस तरह से पैटर्न होता है ऑफ डेथ, वो उसके सोल प्लान से किस तरह से कनेक्टेड होता है? हाँ, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डेथ कैसे हुई, जी। किस प्रकार हुई, ये उसके सोल प्लान से काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि किसी की डेथ, बहुत लोग मुझसे आके पूछते हैं मैम इनकी डेथ एक्सीडेंट में ही क्यों हुई। अब एक एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हो कि इनके चार्ट में मंगल ऐसे बैठा हुआ था, उस समय ऐसा हो रहा था। नो, किसी इंसान की डेथ एक तरीके से ही हो, क्या ये निर्धारित होता है? काफ़ी हद तक हाँ। इसी को हम कहते हैं कि आपके 8th हाउस में कौन सा प्लैनेट है, कुछ एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं। लेकिन कुछ लोग अपनी डेथ का तरीका चूज करते हैं जी। क्योंकि वो उनके फैमिली को भी अफेक्ट करता है। ओके। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक क्लाइंट हैं जिनके फादर की डेथ कोविड में हुई। ओके। अब कोविड में बहुत लोगों के जी लव्ड वंस गए जी होंगे जी। और बहुत लोगों के दिल में ये सवाल भी होगा। खैर, सबका आंसर मैच नहीं करेगा, बट इनका ऐसा था कि उनके फादर की डेथ कोविड में हुई, ना उनसे कोई मिल पाया। ये किसी और सिटी में थी और 3-4 साल से शादी के बाद किसी और सिटी में ही रह रही थी। जी। उसी में फिर इनका बेबी हो गया, तो किसी तरीके से जाना हो ही नहीं पाया। काफ़ी टाइम से अपने फादर से नहीं मिली थी। अच्छा। अब ये नॉर्मल लोगों के लिए नॉर्मल भी हो सकता है कि ठीक है, बिल्कुल। 2 घंटे ही तो दूर रहते हैं, कभी भी चले जाएंगे। उनकी वाइफ और उनके भाई और कोई भी उनको लास्ट मिनट पे नहीं मिल पाया। Oh my God। और जब उनकी डेथ हुई, आपको पता है कोविड की डेथ्स में जी किसी बिल्कुल। से मिलने नहीं देते थे। हाँ। तो वो किसी से नहीं मिल पाए और वो ये कहते रहे कि काश मैं घर पे मेरी डेथ होती। ओ। ठीक है, या मतलब मेरे को ठीक नहीं लग रहा, आप मुझे घर ले जाओ। लेकिन जब हमने ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू बाद में उनकी सोल से कनेक्ट किया जी। और हमने ये पूछा कि आपने फिर इंसिस्ट क्यों नहीं किया कि आपको घर पे लाया जाए, तब उन्होंने एक ऐसी बात बताई जिसको सुन के आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने अपनी डेथ हॉस्पिटल में फाइनल मोमेंट पे डिसाइड की, और इसलिए डिसाइड की क्योंकि मुझे पिछले बहुत जेनरेशन्स के एंसेस्ट्रल पैटर्न को तोड़ना था। ओ। तो हमने उनसे पूछा कि क्या पैटर्न था ऐसा। एक्चुअली इस क्लाइंट ने ऑटोमेटिक राइटिंग सीखी हुई है। अच्छा। तो उसने खुद ही अपने फादर को चैनल किया और उनके फादर ने कहा कि उनकी फैमिली में 2 चीज़ें चली आ रही थी पैटर्न में। एक, बहुत ज़्यादा अबंडेंस नहीं थी। दूसरा, स्पिरिचुअलिटी पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं था। अच्छा। लेकिन उनके 4 फादर्स, मतलब उनके जो पूर्वज थे, उनके फादर के जो पूर्वज थे, उनमें से एक इंसान बहुत बड़ा हीलर था। ओके। अब आप सोचिए, अगर एक इंसान हीलर है और उसके आगे की पुश्तें उसमें बिलीव ही ना करें उस कॉन्सेप्ट में, तो एक तरीके का लॉस हो गया ये। जी बिल्कुल। ठीक है, उस फैमिली से स्पिरिचुअलिटी मर ही गई, मतलब दूर हो गई। बिल्कुल। और दूसरी तरफ उनका जो, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी दूर हो गई, उनका जो अबंडेंस का पैटर्न था, पैसों का पैटर्न था, वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया। जो उनका बिजनेसेस थे वो नौकरियों में कन्वर्ट हो गए, थोड़ी इनकम बिल्कुल कम होने लग गई। तो उन्होंने कहा कि जब मैं गया, इतनी मुश्किल सर्कमस्टांसेस में, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में गया, इतना सिवियर पेन हुआ उनकी फैमिली को, क्योंकि झटका लगा, क्योंकि मिल नहीं पाए थे, जी। एंड में बॉडी भी नहीं देख पाए थे। हाँ। तो वो जो चित्कार थी उनके दिल की, उसने उनको मीडियम से कनेक्ट करा। तो वो लड़की मेरे पास आई जी। अपने फादर की मीडियमशिप कराने के लिए। और जब उसने मीडियमशिप की और उसके फादर ने उसको कुछ मैसेजेस दिए, तो उन मैसेजेस में से एक ये था कि तुम ये सब सीखो। अच्छा। तो अब वो एक हीलर है, एक ऑटोमेटिक राइटिंग की कोच है, तो फैमिली में स्पिरिचुअलिटी आ गई। जी बिल्कुल। फादर ने कुछ लैंड उसके नाम से लेके रखा हुआ था, और वो इसको जब मिला, क्योंकि तब तक ये मनी के प्रिंसिपल्स को समझ चुकी थी और स्पिरिचुअलिटी को अपना चुकी थी, उस लैंड की बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई। ओह माय गॉड। तो अबंडेंस आ गई। जी। ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस हुए कि वो लैंड बेचना पड़ा, बेच के उससे भी ऑलमोस्ट डबल पैसे उनको मिले।
और Okay. अब उनको उनके फादर कह रहे हैं कि आप इस पैसे को स्पिरिचुअलिटी में ही खर्चो, लोगों के भले के लिए खर्चो, या तो एक आश्रम बना दो। तो फैमिली में उनके एक डेथ के डिसीजन से, अब यही अगर वो फैमिली के सामने जाते, जी उनके हाथों में जाते, तो एक ग्रीफ होता जैसे बिल्कुल। नॉर्मल फैमिलीज को होता है। जी बिल्कुल। लेकिन ये क्वेस्ट नहीं होती स्पिरिचुअलिटी की, राइट ये ढूंढना, आओ इस मीडियम से बात करें, कुछ तो करें अपने फादर से कनेक्ट करने के लिए। अगर वो उनके सामने ही जाते, घर में जाते, तो ये सारा होता ही नहीं नहीं होता। वो एक्सेप्ट कर लेते कि डेथ हो गई है, अभी कोई बात नहीं, सबकी होती है, ठीक है, वी आर इन एक्सेप्टेंस। लेकिन यहाँ एक्सेप्टेंस आया ही नहीं बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ डेथ। ओके सो एक इंसान की डेथ ने पूरी फैमिली का फॉर्च्यून बदल दिया, दिया। स्पिरिचुअलिटी से भी और पैसे से भी। कौन? तो बहुत बार जब डेथ मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में होती है, मिस्टीरियस मतलब जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो हमें ये सोचना बहुत ज़रूरी होता है। और ये हम ऑटोमेटिक राइटिंग से देख सकते हैं कि हुआ क्या। ओके और एक फैमिली अपनी लव्ड वन से एक मीडियम से बहुत ज्यादा कनेक्ट कर सकती है, ऑब्वियसली, क्योंकि वो आपके बिल्कुल। लव्ड वन से, आपके बिल्कुल। फादर थे, आपकी मदर थी, आपके साथ बिल्कुल। उनका सोल प्लान और कॉन्ट्रैक्ट बहुत डीप है। डीप है। करेक्ट मैम, जैसे आपने बताया कि वो मीडियम के, जैसे मीडियम के थ्रू कनेक्ट करते हैं अपने हाँ। डिपार्टेड सोल से, अपने लव्ड वन से कभी कभार मैम। लेकिन अब उधर तो आपके साथ बात करा, एज अ मीडियम आपसे उन्होंने बात करा, उनको अच्छा फील हुआ, चलो उस मोमेंट पे ठीक लगा, वापस गए, फिर कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ, बहुत ये चीज़ें questions बार आते हैं। बार आती हैं, कभी ख़त्म तो होते नहीं हैं। तो इस सिनारियो में क्या आप बताते हैं, क्या किया जाए? देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप खुद सीख लीजिए अपने लव्ड Okay. वन से कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। अच्छा। आप एक मीडियम के पास कितनी बार जाएंगे? एक एक दो बार, बार, दो हाँ। बार, और बियॉन्ड अ पॉइंट आप जितनी बार भी मीडियम के पास जाएंगे, घर जाके आपके दिल में और सवाल आएंगे ही आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको लगेगा कि ये एक थर्ड पर्सन है बीच में। जो ये थर्ड पर्सन है, इसको कैसे पता कि मेरा और मेरे फादर का क्या रिलेशनशिप था, या वो प्यार मैं जब उनकी आवाज़ से सुनना चाहती हूँ। तो अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट करने के लिए जो टेक्निक हम सिखाते हैं वो है ऑटोमेटिक राइटिंग। ओके ऑटोमेटिक राइटिंग एक सेफ साइकिक वर्कशॉप है जिसमें आप अपने लव्ड वन से अपने आप पूरे जीवन के लिए कनेक्ट कर सकते हो। आज आपको कोई ऐसी बात पूछनी है कि उनकी डेथ कैसे हुई, या अभी वो कहाँ हैं, ठीक है, नहीं है। कभी कभी आपको लेटर ऑन इन लाइफ कोई डिसीजन मेकिंग में ज़रूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बच्चे की शादी कर रहे हैं और अब आपको अपने फादर की ब्लेसिंग चाहिए, जी। फिर आप मीडियम के पास तो नहीं जाएंगे। नहीं तो जाएंगे। बेटर है कि आप इस टेक्निक को खुद ही सीख लें। मेरे पास एक फैमिली आई थी, मैं आपको बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग केस। मेरे पास एक फैमिली आई थी जिनका बेटा, 18 साल का उनका बेटा, रोड एक्सीडेंट में मर गया। ओ और इतना सडनली हुआ, ड्राइव किसी और ने करना था, इसने लास्ट मोमेंट पे बोला कि मैं ड्राइव करूंगा। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, साथ वाला इंसान जिसने ड्राइव करना था वो बच गया, एंड दिस बॉय ही डाइड एट द एज ऑफ 18। अब उसकी फैमिली एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है कि मेरा बच्चा क्यों चला गया। जी। तो वो बहुत मीडियम्स के पास गए, बहुत सही जवाब उनको नहीं मिला। फिर उन्होंने ऑटोमेटिक राइटिंग सीखी और उन्होंने मेरे को जो बताया, दैट वाज वेरी 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 प्रोफाउंड। उनके बेटे ने उनको बताया कि मेरी इतनी ही लाइफ थी क्योंकि उनके जनरेशन्स पहले बच्चे नहीं होते थे, 4-5 जनरेशन्स पहले बच्चे होने बंद हो गए थे। तो उनकी फैमिली ने मंदिर में, देवी के मंदिर में जाके बोला कि अगर हमारे बच्चे होना स्टार्ट हो जाएंगे तो हम अपना पहला बच्चा आपको सैक्रिफाइस कर देंगे। अब सैक्रिफाइस का मतलब गला काट के सैक्रिफाइस नहीं, पर हम उसको आश्रम में दे देंगे ताकि वो आपके मंदिर की देखभाल कर सके। अब हुआ होगा बच्चा और उन्होंने नहीं किया, वो भूल गए या उन्होंने मोह में नहीं किया, व्हाटएवर। बिल्कुल। और ये कर्स चले आ रहा है। इससे पहले भी जो इनके 2 जनरेशन्स हैं उसमें भी फर्स्ट चाइल्ड की अचानक से डेथ हो जाती थी। माय गॉड। तो ये बच्चे ने जब ये बताया और उन्होंने कहा कि आप वापस जाइए गांव की लैंड पे, वहाँ पे उसी देवी मंदिर में जाके मेरे नाम से डोनेशंस कीजिए, मेरे नाम से एक चैरिटेबल ट्रस्ट खोलिए। फैमिली ने सब कुछ वैसा किया, तब जाके अब उनका जो सेकंड चाइल्ड है वो सेफ है। ओके। और अब जब उस सेकंड चाइल्ड का बच्चा हुआ है,
दैट चाइल्ड इज ओके, छोटा है अभी लेकिन ही इज ओके। क्योंकि कभी कभी हम कोई ऐसी चीजें कर लेते हैं जहाँ पे हम देवी को कुछ प्रॉमिस करते हैं, तो बहुत देवी की पूजाएं हुई वहाँ पे, माँ छिन्न मस्तिका की भी पूजा हुई और उन्होंने पूरा जाके वहाँ पे प्रोसीजर कंप्लीट किया, और अब वो उनको बताया गया है थ्रू ऑटोमेटिक राइटिंग ओनली कि हर 3 महीने में उनको उस मंदिर में सेवा करवानी है एक टाइप की। अच्छा। उस बच्चे के नाम से और उस फैमिली के नाम से जी। तो अब वो प्रोसेस चल रहा है। जब भी हम कुछ मांगते हैं भगवान से या जब भी हम कुछ प्रॉमिस करते हैं, व्हेन वी डोंट फुलफिल इट, इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट। तो कभी कभी ऑटोमेटिक राइटिंग ऐसी चीज़ें बताती है आपको जो आपको नहीं पता होती हैं, और कोई मीडियम, मैं नहीं कहूँगी कि मीडियम्स बता नहीं सकते, मैं खुद भी मीडियम हूँ, बट मुझे लगता है कि जो कनेक्ट आपकी एक फैमिली का अपनी एंसेस्टर से हो सकता है, वो एक थर्ड पर्सन बीच में आके उतने अच्छे से नहीं बता पाता। ओके। सो ऑटोमेटिक राइटिंग से हम ये सारी चीज़ें अपने आप सीख सकते हैं। वी कैन बी स्पिरिचुअली सफिशिएंट। ऑटोमेटिक राइटिंग का मतलब बहुत ज़्यादा एक महत्व है, और सीखने से आप खुद ही कनेक्ट कर सकते हैं। आपको आप शायद खुद ही कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज डेथ तो हर फैमिली में होती है। डेथ इज अ वेरी बिग रियलिटी, जस्ट लाइक बर्थ इज। बिल्कुल, इट्स इनएविटेबल, लाइक आई सेड, वैसे ही है मैम। एंड मैम अभी एक जब आप ये बता रहे थे, मेरे को एक सिनेरियो याद आया जहाँ पे पितृदोष बहुत ज़्यादा एक ऐसी चीज़ है जो जनरली रहता है कि लोगों में पितृदोष होते हैं, जनरेशन्स में पितृदोष होते हैं, तो उसकी पूजा करवाते हैं लोग। क्या ये भी फैमिली के सोल प्लान से कनेक्टेड होता है? पितृदोष तो डेफिनेटली फैमिली के सोल प्लान से कनेक्टेड होता है, और इसका सोल्यूशन भी। पितृदोष हमें लगता है जब हमारे पितृ, जो मतलब हमारे एंसेस्टर्स रहे होंगे, उन्होंने जाने अनजाने में कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से उनकी आगे की जनरेशन्स पे कर्सेस लग गए हैं। जी। ठीक है, विमेन के साथ मिसबिहेव किया हो सकता है, लैंड किसी की ज़बरदस्ती ली हुई हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि उन्होंने लोगों को प्रताड़ित किया हो, या तो किसी रीज़न की वजह से उनको, सिर्फ उनको नहीं बल्कि उनकी जेनरेशन्स को भी कर्स लग गया है। तो इसको हम पितृदोष कहते हैं। ये फैमिली के सोल प्लान से डेफिनेटली लिंक्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 3 भाई हैं और उनके फादर के चार्ट में भी और उनके फादर के चार्ट में भी पितृदोष चले आ रहा है, ठीक है, तो फैमिली के सोल प्लान में ऑलरेडी एक नेगेटिव हुक है। इसका मतलब अगर इस फैमिली के ऊपर किसी को ब्लैक मैजिक करवाना होगा तो इट इज वेरी इजी, बिकॉज दे आर ऑलरेडी कैरिंग अ लो इम्यूनिटी। ठीक है, सोल प्लान में जब सपोज अभी हम लोग एक फैमिली हैं, लेट्स से आप और मैं और 4 और लोग एक फैमिली हैं, और हम सब भाई हैं, और हम सब जान के, एग्जाम्पल दे रही हूँ, पैसों के लिए या किसी और रीजन से कुछ गलत करते हैं, और हम कहते हैं कुछ नहीं होता, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, कुछ नहीं होता, और हम सब ने वो गलत तरीके से पैसा बना लिया। अब जब हम मरने वाले होंगे, ये रियलाइजेशन इंसान को तभी होती है जब वो मरने वाला होता है, तब याद आता है ये पैसा तो जाएगा नहीं, लेकिन जो मैंने कर लिया ये तो मेरे साथ जाएगा। तो कुछ बार, कुछ टाइम्स में ऐसा होता है कि एंसेस्टर्स डिसाइड करते हैं कि हम आगे जाके ये जो हमने खिलेरा डाला है इसको हम आगे जाके खुद ही ठीक करेंगे। अच्छा। तो दे आर बॉर्न एज चिल्ड्रन इन द सेम लीनिएज, इन द सेम फैमिली। ठीक है, तो लेट्स से किसी के ग्रैंडफादर जो किसी रीजन से भागीदार होंगे किसी चीज के, वो 3rd जनरेशन में पैदा हो जाते हैं एज अ बॉय और अ गर्ल। तो आप उनके चार्ट से बता सकते हैं कि ये पैदा हुए हैं। ऐसे में फैमिली आकाशिक रिकॉर्ड्स बहुत काम आते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि चारों लोगों के फैमिली में राहु केतु एक तरीके से प्लेस्ड है, या चारों के इसमें शनि एक तरीके से प्लेस्ड है, या चारों में कोई स्पिरिचुअल डेट दिखा रहा है, तो फैमिली आकाशिक रिकॉर्ड से आपको ये पता चल जाएगा। फिर उसका निवारण भी वैसे ही होगा। अब 4 बच्चे अगर इस घर में हैं, जरूरी नहीं है कि चारों ही पितृ हों, हो सकता है 2 पितृ हों, 2 नहीं हो, तो जो पितृ होंगे ना उनकी लाइफ ज्यादा डिफिकल्ट होगी, बिकॉज दे आर द डायरेक्ट पीपल हु डिड दैट। राइट। जो दूसरे वाले हैं वो तो चलो बोझ उठाएंगे फैमिली के कर्मा का। तो कर्सेस ब्लेसिंग्स दोनों फैमिली के जनरेशन से कैरी होती हैं। कई फैमिलीज की जिंदगियां ज्यादा टफ होती हैं बिकॉज उनके पीछे से कर्सेस आ रहे होते हैं, लेकिन ऐसी फैमिलीज में आप देखेंगे एक इंसान जरूर ऐसा होगा जो पितृ होगा। बहुत लोग कहते हैं मैम अगर फैमिली के ऊपर कर्ज है तो इनका भाई तो बहुत अच्छा कर रहा है, मेरे हस्बैंड ही अच्छा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हो सकता है आपके हस्बैंड का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो उस चीज में। जी बिल्कुल। तो उन्होंने पहले सोचा हो कि मैं ही इसको ठीक करूंगा।
सो फैमिली सोल प्लान इज अ रियल थिंग, जस्ट लाइक फैमिली आकाशिक रिकॉर्ड्स। तो जब पूरी फैमिली को क्लियर करना होता है तो हम फैमिली आकाशिक रिकॉर्ड्स का सहारा लेते हैं अलॉन्ग विद प्रेयर्स एंड अदर रेमेडीज। ओके मैम, तो ये सोल प्लान से कनेक्टेड है, जी। पूरी एक फैमिली ही कनेक्टेड होती है कहीं ना कहीं। हम्म। मैम, इससे पहले आप ऑटोमेटिक राइटिंग के बारे में बात कर रहे थे और मेरे को वो भी बहुत मैं जब बार बार सुन रहा था बहुत फैसिनेटिंग लग रहा था, बट अगेन मुझे इतना नहीं पता है, तो मैं सबसे पहले तो पूछना चाहूँगा व्हाट इज़ ऑटोमेटिक राइटिंग? देखिए, ऑटोमेटिक राइटिंग एक तरीका है ऐसी इंफॉर्मेशन डाउनलोड करने का जो आपकी लाइफ को सॉल्व कर सकती है। ओके। इसको हम स्पिरिचुअल जीपीएस भी कह सकते हैं। अच्छा। हम गाड़ी में जीपीएस लगा के चलते हैं जी तो मैम। हमें पता होता है कि किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना है, जी ताकि हम वहाँ पहुँच जाएं। जी। आप अपनी लाइफ में कोई प्लान लेके आए हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आप कौन सा प्लान लेके आए। बिल्कुल ना हमें स्कूल में सिखाया, ना हमारे पेरेंट्स को पता था तो उन्होंने भी नहीं सिखाया। नहीं बताया। तो गाड़ी आपकी चल रही है, रोज आप एफर्ट मार रहे हो, पेट्रोल डाल रहे हो, लेकिन कहाँ जा रहे हो नहीं पता, जी बिल्कुल। क्योंकि पर्पस ही नहीं पता। ऑटोमेटिक राइटिंग एक जीपीएस है जिसको आप लगाएं और आपको अपनी लाइफ का पर्पस पता चल जाएगा, लेसन्स पता चल जाएंगे, कैसे एक्सपीरियंसेस आपके साथ होने वाले हैं, हो चुके हैं, क्यों हुए हैं। किसी का एक्सीडेंट होता है, वो कहता है क्यों हुआ मेरे साथ ये, या किसी की फैमिली मेंबर की प्लेन क्रैश में डेथ हो जाती है, वो कहता है वो क्यों क्यों हुआ। हुआ? बट यू हैव टू अंडरस्टैंड क्यों हुआ। सपोज किसी की अचानक डेथ हो जाती है और एक पर्सन शॉक में रह जाता है पीछे, उसका लेसन है एक्सेप्टेंस, ओके। क्योंकि डेथ कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, सो इट हैज टू बी एक्सेप्टेड। राइट। एक्सेप्टेंस इज अ वेरी बिग लेसन। कई लोग ऐसी बीमारियों के साथ पैदा होते हैं कि वो बचपन से ही एक मेडिकल फाइल के साथ पैदा होते हैं और वो हिल डुल नहीं सकते, ना वो स्कूल जा सकते हैं। उनका लेसन बहुत बार होता है सेल्फ लव। उन्होंने पिछले जन्मों में इतना काम किया होता है कि अपनी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा। तो इन दिस लाइफ उनके पास अपनी तरफ ध्यान देने के सिवाय कोई काम ही नहीं है। तो ऑटोमेटिक राइटिंग एक, जैसे ही आप सीखते हो ना, आपको अपनी लाइफ का पर्पस, अपने लाइफ के प्लान्स, पैटर्न्स, आंसर्स, क्वेश्चंस, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हुआ था, आप इस जन्म में क्या सीखने आए हो, कितना सीख चुके हो, नहीं सीखा तो क्यों नहीं सीखा, आपका हस्बैंड ऐसा क्यों था, आपकी वाइफ ऐसी क्यों है, आपने इन पेरेंट्स को क्यों चुना, ये सारे आंसर्स आपको ऑटोमेटिक राइटिंग देती है। इट सॉल्व्स योर डे टू डे लाइफ डिसीजंस। अब जितना आपने बताया कि ये इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, तो क्या ये कोई भी सीख सकता है या इसके लिए कुछ पहले से? जी, ये कोई भी सीख सकता है, आपकी अच्छा। इंटेंट होनी चाहिए। ओके। लेकिन एट द सेम टाइम ये इतना भी सिंपल नहीं है कि आप सोचिए, क्योंकि इसमें हम अपने स्पिरिट गाइड्स को चैनल करते जी हैं। बिल्कुल। स्पिरिट गाइड्स होते हैं जैसे गॉड्स एंड गॉडेसेस होते हैं, है ना, भगवान शिव, भगवान कृष्ण। तो आप ऐसे समझिए कि आप उनसे बात कर रहे हैं अपने आंसर के लिए। लेकिन क्या ये इतना सिंपल है? नहीं। तो सीख तो कोई भी सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ प्रेपरेशन की ज़रूरत होती है। और जो प्रेपरेशन होती है वो आपकी बॉडी को, आपके माइंड को मेडिटेशन कैसे करना है, मेडिटेशन से भगवान से कैसे जुड़ना है, और अपनी वाइब्रेशन को इतना हाई कैसे रखना है कि वो आंसर्स आपके पास आएं। ऑटोमेटिक राइटिंग का मतलब होता है कि आपने एक पेन पकड़ा, अब आप जो लिख रहे हो वो आप मन से नहीं सोच के लिख रहे। अगर मुझे लिखना है दिस इज अ कैट, अब मैंने सोचा है कि मुझे ये लिखना है दिस इज अ कैट, तो मैं ये लिख रही हूँ दिस इज अ कैट। लेकिन ऑटोमेटिक राइटिंग में जब आप पेन पकड़ते हो तो जो आप लिख रहे हो वो आप अपनी मर्जी से नहीं लिख रहे, वो भगवान आपसे लिखवाते हैं। ओके। दिस इज वॉट इज ऑटोमेटिक राइटिंग। सो पीपल यूज इट फॉर डे टू डे डिसीजन मेकिंग, जैसे मेरे को ये कंपनी में रहना चाहिए कि नहीं। और आप कहोगे ये तो मैम एस्ट्रोलॉजर भी बता देगा, हाँ राइट? तो एस्ट्रोलॉजर आपके चार्ट को देख के बताएगा, बिल्कुल। लेकिन आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं उनको ना सिर्फ आपके इस जन्म की जानकारी है, उनको बहुत पिछले जन्मों की भी जानकारी है। सपोज आपका लेसन इस लाइफ में है कि आपको कुछ अपने ऊपर ज्यादा विश्वास रखना है, सेल्फ एस्टीम हाई करनी है, तो आप ऐसे इंसान होगे जो नॉर्मल नौकरियां नहीं करेगा, जो कुछ क्रिएटिव करेगा, और बार बार लोग उसको नीचे गिराएंगे कि तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे, तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे। और उस इंसान को ये दिखाना होगा कि मुझे इसी के थ्रू कुछ करना है और मैं इसी में सक्सेसफुल होकर दिखाऊंगा। नाउ सपोज अगर उसका ये लाइफ प्लान है तो गाइड, और वो कहे कि मैं ये जॉब करूं जबकि मेरा मन नहीं है, या मैं अपना काम करूं,
तो एस्ट्रोलॉजर उसको ये कह सकता है भाई पैसे कमाने हैं तो आप जॉब करो, जाओ। हाँ। लेकिन गाइड्स उसको बोलेंगे तुम्हारे सोल प्लान में लिखा था कि तुमको अपने पैरों पे खड़े होना है, अपनी चॉइस के साथ खड़े रहना है, तो तुम क्रिएटिव काम करो। इट मे नॉट मेक सेंस इन द शॉर्ट टर्म। हो सकता है उसकी फैमिली उसको बोले तुम तो यूजलेस हो, 6 महीने से तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन हो सकता है 1 साल के अंदर उसको समझ आ जाए कि मुझे इससे भी पैसे कैसे कमाने हैं और इसको भी कैसे एस्टैब्लिश करना है। ओके। तो कभी कभी जो हमारे डिसीजंस होते हैं वो हमारे सिर्फ इस लाइफ के नहीं होते, वो हमारे Past life. ओवरऑल सोल प्लान को देखते हुए हमें बताए जाते हैं ओके। कि आप ऐसा कीजिए या ऐसा कीजिए। सो मैं ये कहूँगी जो ऑडियंस भी देख रही है, आप जो डे टू डे डिसीजंस ले रहे हैं अपनी लाइफ के, उसमें सोचिए कि क्या ये डिसीजंस आपको शॉर्ट टर्म में हेल्प कर रहे हैं या क्या ये डिसीजंस आपके लॉन्ग टर्म में या आपके सोल प्लान के साथ कनेक्टेड भी हैं। तो दिस इज ऑटोमेटिक राइटिंग, जिसमें हम कुछ मेडिटेशन के थ्रू, कुछ साधनाओं के थ्रू भगवान से जुड़ते हैं ताकि हम अपने लाइफ को डीकोड कर सकें। समझा। ओके। लाइफ को डीकोड करने का तरीका इज ऑटोमेटिक राइटिंग। और आपने कहा कि सीख हर कोई सकता है, पर उतना सिंपल नहीं है। हाँ, तो इसको प्रिपेयर किया जाता है 1-2 हाँ। महीने के लिए, बॉडी को प्रिपेयर किया जाता है विद सर्टेन फूड्स। ओह, अच्छा। आपको मेडिटेशन करना सिखाया जाता है, आपको कोई टेक्निक सिखाई जाती है ताकि जब आप वो 2 दिन की वर्कशॉप में आएँ तो आपके लिए पास्ट लाइफ में जाना, इसमें मल्टीपल पास्ट लाइफ रिग्रेशंस भी होते हैं। तो आप पास्ट लाइफ में जाएं, आप अपने गाइड से बात कर सकें, आपको अपना फ्यूचर दिख सके। ऑटोमेटिक राइटिंग की वर्कशॉप में आप अपना फ्यूचर खुद देख सकते हैं। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। ओके। इसमें आपने बोला जैसे कि स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट करना इवेंचुअली आप सीखते हैं, आप ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू आप कर सकते हैं अगर आप पूरी तरह से उसको सीखते हैं तो क्या ये सेफ है? देखिए, आप सबसे पहले तो स्पिरिट गाइड से कनेक्ट कर रहे हैं। स्पिरिट गाइड्स भगवान होते हैं, तो हाँ वो तो जी। सेफ हैं। लेकिन आप अपने एंसेस्टर्स के साथ भी कर रहे हैं, तो यू आर राइट कि वो पार्ट तो स्पिरिट का ही हुआ। जी। लेकिन क्या आप अपनी मदर को या अपने फादर को, जो अब इस दुनिया में नहीं है, भूत की तरह देखेंगे? नहीं, कभी भी नहीं। आप हमेशा उनको एज योर एंसेस्टर ही देखेंगे जी, ना। बिल्कुल। तो पितरों के साथ तो हम वैसे भी कनेक्ट करते ही हैं। इसमें हम और किसी स्पिरिट को नहीं बुलाते हैं, ये बिल्कुल सेफ है। जब मैंने ये सिखाना शुरू किया था और करना शुरू किया था, माई चिल्ड्रन आर वेरी वेरी यंग, और अभी भी अब कितने 72-73 बैचेस मैं पढ़ा चुकी हूँ पिछले 9 सालों में अक्रॉस द वर्ल्ड। जी। अब मुझे लगता है कि another 1 or 2 years we will reach 100। वाओ। सो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कि ये एकदम सेफ है। इसमें हम ओम का उच्चारण करते हैं, इसमें हम कुछ ऐसी मेडिटेशंस करते हैं जिससे हमारा थर्ड आई चक्रा जो है वो खुलता है। ओके। उसके थ्रू हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, ओके। इंक्लूडिंग आवर पास्ट लाइव्स। जी। तो ये बिल्कुल सेफ है। और अपने एंसेस्टर्स को तो मैं भूत प्रेत नहीं मानना चाहूँगी, नहीं, बिल्कुल तो वो स्पिरिट्स नहीं हुई, और बाकी हम किसी स्पिरिट को नहीं बुला रहे। ओके। So it's absolutely safe and it is a spiritually sufficient technique। अगर आप सीख लेते हैं तो आप sufficient है ना, आपको किसी और पे डिपेंडेंस नहीं होगी। लेकिन इसी में जैसे आप अपने एंसेस्टर्स को भी बार बार बुलाते हैं या उनसे बात करने, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनका सोल डिस्टर्ब नहीं होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं। ओके, सोल एक ही लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करता, सोल काफ़ी लेवल्स पे एग्जिस्ट करता है। एक मास्टर सोल होता है, मास्टर सोल का एक अंश हमारे इस जन्म में जो हम हैं वो अपने मास्टर सोल का एक पार्ट है। ओके। ऐसे ही 7 और पार्ट्स हमारे बाकी यूनिवर्सेस में जन्म ले चुके हैं और जीवन जी रहे हैं। अच्छा। राइट। तो सोल कभी डिस्टर्ब नहीं होता। सोल भी एक स्पिरिट गाइड की तरह आपके पास बार बार आना चाहता है, जैसे किसी की मदर, किसी के फादर। और कई सोल्स कहते हैं हमें नहीं आना, तो फिर वो नहीं आते, वो एक ही बार आते हैं। बार बार जो सोल आना चाहते हैं वो आते हैं। अगर आपको उनसे गाइडेंस लेनी है, आपको समझना है, कभी कभी ऐसे लगता है बहुत लो लग रहा है, विश माय मदर वाज हियर, तो आप ऑटोमेटिक राइटिंग में उनको चैनल कर सकते हैं 10-15 मिनट के लिए। अच्छा। और उसके बाद उस मेडिटेशन को क्लोज करके उनको भेज सकते हैं एंड यू फील वेरी कंफर्टेड। वो आपको ऐसे कुछ चीज़ें बोलेंगी जो शायद बचपन में बोलती हूँ, जिसको सुन के आपको बहुत अच्छा लगे कि वो आसपास है मेरे। ओके मैम। और जैसा अभी आपने बताया कि इससे कनेक्ट कर सकते हैं अपनी फैमिली या डिपार्टेड सोल से, लव्ड वन से, तो क्या इसको किसी और के भला करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं? जैसे हमने सीख लिया, मैंने सीख लिया, चलिए मानिए ऑटोमेटिक राइटिंग मैंने सीख ली, तो क्या सिर्फ मैं अपने लिए ही देख सकता हूँ या मैं बाकियों के लिए भी? नहीं, आप बाकियों के लिए भी देख सकते हैं। आप इसको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी कह सकते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं।
तो मैं आपको एक केस बताती हूँ। मेरे पास एक फैमिली आई थी जिनका 6 इयर्स के बच्चे को ल्यूकीमिया था, ओ माय गॉड, ओके। एंड ऑफ कोर्स दे लॉस्ट द वॉर। तो जब वो बच्चा चला गया और वो लोग मेरे पास मीडियमशिप के लिए आए थे, और उनकी बच्चे की सोल ने बताया कि अगर मैं नहीं जाती तो मेरे पेरेंट्स सेपरेट हो जाते। ओ माय गॉड, ओके। तो उनके पेरेंट्स ने उस समय तो उनको समझ में नहीं आई कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने ऑटोमेटिक राइटिंग सीखी, उन्होंने खुद कनेक्ट किया, बच्चे ने उनको और बहुत सारी बातें बताई, इंक्लूडिंग द फैक्ट कि उनको याद दिलाया कि उन्होंने ऑलमोस्ट फाइल कर लिया था फॉर डिवोर्स इस बच्चे के डायग्नोसिस से पहले। तो बच्चे ने उनको एक पास्ट लाइफ दिखाई जहाँ पे इन तीनों के बीच में एक सोल कॉन्ट्रैक्ट था कि ये सब लोग साथ रहेंगे, अच्छा, और अगर किसी को जाना होगा तो वो जो बच्चा होगा वो निकलेगा, ये दोनों को साथ रखना है। अच्छा। तो वो बच्चे ने कहा कि मैं अपना सोल प्लान निभा रहा हूँ। अब वो पेरेंट्स इस ऑटोमेटिक राइटिंग को यूज़ करके बाकी ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चों की बहुत अकाल मृत्यु हो जाती है या अचानक से मृत्यु हो जाती है, उनकी हेल्प करते हैं एज ऑटोमेटिक राइटिंग प्रैक्टिशनर्स। ओके, सो ये जो चीज़ है ये आगे भी कर सकते आप हैं कर एज अ सकते हैं, प्रैक्टिशनर। और ये आपको ना बहुत सारी चीज़ें हेल्प करेगी। जैसे अगर आप ऑटोमेटिक राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपके पास कोई केस आया, मेरी एक स्टूडेंट है, कोच है, उसके पास एक केस आया जहाँ पे किसी के फादर ने सुसाइड कर लिया था। ओ माय गॉड, ओके। दैट गर्ल, शी केम टू अस, शी केम टू दैट कोच ऑफ माइन, और उसने उनको बोला कि आई एम नॉट एबल टू गेट ओवर इट। उन्होंने क्यों सुसाइड कर लिया, वो तो बहुत हंसमुख थे और बिल्कुल स्टेबल थे। जब उसने ऑटोमेटिक राइटिंग से उसके फादर की स्पिरिट से कनेक्ट किया तो पता चला कि फादर के जो फादर थे, मतलब इस गर्ल के जो ग्रैंडफादर जी, थे, जी। उन्होंने पार्टीशन में अपने भाई को, मतलब एक ही इंसान को बचाया जा सकता था, या तो फादर को, जी। अपने बेटे को बचा सकते थे, या अपने भाई को बचा सकते थे। आपको पता है कि इंसान की लाइफ में संतान का मोह बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने अपने बेटे को बचा लिया। ओ, और जो उनका छोटा भाई था उसके बारे में फिर कभी पता नहीं चल सका कि वो मरा, क्या हुआ, जिंदा था, मतलब कुछ नहीं नहीं पता पता चला। लगा। जो इसके फादर थे जिनको चुना था, वो बहुत डीपली सेंसिटिव थे। हम्म। उनको ये बात इमोशनली समझ आ गई कि मुझे चुना गया है किसी के, मतलब एक तरीके से किसी की मौत की वजह से मैं जिंदा हूँ। जी। ऑल हिज लाइफ उन्होंने वो टाइम निकाला, अपनी बेटी को बड़ा किया, उसकी शादी करी, और फिर उसके फादर की स्पिरिट ने बोला कि मुझे जाना ही था क्योंकि मेरे अंदर बहुत गिल्ट था। तो ये फैमिली में गिल्ट का, क्योंकि उसके फादर, ग्रैंडफादर में भी बहुत गिल्ट था इस गर्ल के, फिर फादर में भी बहुत गिल्ट था। तो अपने सुसाइड के थ्रू वो ये लाइट लाना चाहते थे इस बात के ऊपर कि उस इंसान का ना श्राद्ध हुआ कभी, ना उसको ढूंढा गया। सो हिज फादर वॉज इन गिल्ट, द सन वॉज इन गिल्ट, एंड नाउ द डॉटर इज इन गिल्ट। ओ माय गॉड। तो उन्होंने अपनी बेटी को बोला कि तुम गिल्ट का पैटर्न तोड़ो, अच्छा। उनका श्राद्ध कराओ जो तुम्हारे, मतलब ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर भाई हाँ, थे, भाई थे, हाँ। और उनके नाम से एक ट्रस्ट खोलो। उनकी पूजाएं वगैरह उन्होंने कराई, अपने फादर का उन्होंने श्राद्ध किया। 6 मंथ्स के बाद वो लेडी मुझे कह रही है कि मुझे इतना हल्का जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से नहीं लगा। और वो ये कह रही है कि मैंने अपने इतने रिलेशनशिप्स तोड़ दिए अपने आप ही, क्योंकि मैं उसमें कभी सेटल नहीं हो पाती थी, क्योंकि मुझे गिल्ट की फीलिंग बहुत थी। वो पूरी फैमिली गिल्ट की इंप्रेशन को कैरी करती जी, थी। जी। गिल्ट किसका था? ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर का। तो कभी कभी जो सुसाइड के तरीके होते हैं, आपने मुझसे शुरू में पूछा था कि हर एक तरीका क्या फैमिली के सोल प्लान को इफेक्ट करता है? तो करता है, करता है। करता है। सो दिस इज हाउ ऑटोमेटिक राइटिंग इज एक्चुअली द मोस्ट मॉडर्न साइकिक टूल, ओके। कि आप फैमिलीज की हेल्प भी कर सकते हैं, उनको बता भी सकते हैं, अपने सोल की, अपनी फैमिली का पूरा देख सकते हैं, अपनी फैमिली को तो हेल्प कर ही सकते हैं, दूसरों के लिए भी कर सकते हैं, और इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं फाइनेंशियली। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग के अंडर। तो ऑटोमेटिक राइटिंग में सिर्फ आप सोल से ही कनेक्ट कर सकते हैं या देर इज मोर टू इट? हाँ, देर इज मोर टू इट। नहीं, क्योंकि अगर सिर्फ सोल से कनेक्ट करना होगा तो आप मीडियमशिप भी सीख सकते हैं। जी, ऑटोमेटिक राइटिंग में आप बहुत सारी और चीज़ें सीखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आप अपनी लाइफ को डिकोड कर सकते हैं। जी। अगर शिवम ने क्यों पैदा हुआ, शिवम का पर्पस क्या है, शिवम को उस पर्पस को मीट करने के लिए क्या किसी और की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं,
क्या शिवम के लेसन्स शिवम को पता भी हैं? बिल्कुल। ये सारे क्वेश्चंस आपके, सो इट्स अ वर्कशॉप दैट डिकोड्स योर लाइफ। ओके। मतलब स्पिरिट से कनेक्ट करना एक है। कुछ किताबें हैं जो ऑटोमेटिक राइटिंग से लिखी गई हैं, ओ, इंसान ने अपने आप सोच के खुद नहीं नहीं लिखी, लिखी हैं? नहीं। तो माय लॉज ऑफ द गॉड। स्पिरिट वर्ल्ड है, वो एक लेडी ने लिखी थी जब उसके दोनों बेटे मर गए थे, सडन एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई, और उन्होंने आके उनको बताया कि हेवन में क्या क्या हो रहा है। अच्छा। हाँ, तो इस बुक का नाम है लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, और फिर अब उस लेडी की भी डेथ हो गई है, खुर्शीद भावनगरी। तो बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं थ्रू ऑटोमेटिक राइटिंग, जहाँ पे आप नहीं लिख रहे हो, यूनिवर्स आपसे लिखवा रहा है। सो इट्स अ ग्रेट टूल फॉर बडिंग राइटर्स। लोग सॉन्ग्स कंपोज करते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग से, लोग किताबें लिखते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग से, लोग अपने बच्चों की डेस्टिनी देखते हैं, अपने बच्चों का फ्यूचर देखते हैं, अपनी फैमिली का फ्यूचर देखते हैं, अपने फैमिली के सोल प्लान को डिकोड करते हैं ताकि उनके बच्चों को वो तकलीफ ना हो जो इनको हुई है। ओके। तो मैम बहुत कुछ, फिर से मैं कहूँगा बहुत कुछ सीखा है, एंड देयर इज सो मच टू लर्न थ्रू ऑटोमेटिक राइटिंग। मैं हमारे व्यूअर्स को आज बताना चाहूँगा कि जब हम बात कर रहे हैं इस बारे में, हमने शुरुआत करी थी डेथ से, और डेथ एक इनएविटेबल ट्रुथ है, और ये तो होना है कभी ना कभी। तो ऑटोमेटिक राइटिंग के इतने पर्क्स जो सिर्फ अभी मैम ने यहाँ पे मुझे बताए हैं, मेरे को सुन के ऑलरेडी ऐसा फील हो रहा है दैट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस, नॉट जस्ट टू कनेक्ट विद योर लव्ड वंस बट फॉर योर सेल्फ एज वेल। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पर्क्स हैं इसके अंदर, और जानने के लिए आई वुड से कि मैम के साथ, डॉक्टर मनमीत कुमार हमारे साथ आज मैम है, एंड आप इनके साथ ज़रूर कनेक्ट करें। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन मैम फॉर बीइंग विद मी हियर, एंड मैं भी ऑटोमेटिक राइटिंग आपसे ज़रूर सीखना चाहूँगा। डेफिनेटली। थैंक यू मैम। थैंक यू।